थंबनेल पढ़कर चौंक तो नहीं गए? खैर, आज बात ही कुछ ऐसी है और जो है बड़े काम की है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ, अगर घर बनवाते समय उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो किसी भी बिल्डिंग को ठीक वैसे ही जर्जर कर देंगी जैसे किसी आदमी को कैंसर। बिल्डिंग में कितना भी अच्छा मटेरियल लगवा दें, सब बेकार हो जाएगा और बिल्डिंग न केवल कमज़ोर बन जाएगी बल्कि खंडहर होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए यह कहना गलत है सिर्फ रॉ मटेरियल अच्छा लगा देने से घर मजबूत बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब एक एक करके उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो ऐसे तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन असली में वे ही बिल्डिंग की जान है। इनको नज़रअंदाज करना मतलब बिल्डिंग से खिलवाड़ करने से बिल्कुल भी कम नहीं। जिनमें सबसे पहला है पानी। अब आप कहेंगे कि पानी का बिल्डिंग की मजबूती से क्या लेना देना, लेकिन बात ऐसी नहीं है। दरअसल जो सारा खेल है वो केमिकल्स का है, क्योंकि सीमेंट और सरिया इन दोनों का ही आधार केमिकल्स हैं। ऐसे में अगर पानी में कोई भी ऐसा केमिकल मौजूद रहा जो सीमेंट और सरिये में मिलने पर निगेटिव रिएक्शन कर सकता हो, वह सीमेंट और सरिया दोनों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों को ही कमज़ोर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते बिल्डिंग में लगाया गया अच्छे से अच्छा मटेरियल भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि स्क्रीन पर चल रही वीडियोज़ में देखकर यह समझा जा सकता है कि किस तरह कंक्रीट बनाने, ब्रिक वर्क करने, प्लास्टर करने और फिर इनकी तराई करने, इन सभी कामों में पानी का भरपूर इस्तेमाल होता है और यही काम स्ट्रक्चर की जान माने जाते हैं। क्योंकि बिना सरिये के कंक्रीट हो नहीं सकती, इसलिए सरिया यहाँ अपने आप शामिल हो जाता है। दोस्तों, कभी भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले वहाँ के पानी की जांच ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए कैसा पानी होना चाहिए। अगर सीधे सीधे आकलन की बात करें तो जैसा पानी हम पीते हैं ठीक वैसा ही पानी कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज करना चाहिए, जिसकी पीएच वैल्यू 6 से कम ना हो, क्योंकि इससे कम पीएच वैल्यू होने पर पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। एसिडिक, अल्कालाइन और न्यूट्रल, इन तीनों में जो अंतर है उसे भी इस चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके अलावा पानी में मौजूद सॉलिड्स के लिए आईएस कोड 456/2000 में टेबल 1 में जो परमिसिबल लिमिट्स दी गई हैं वे कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स की अधिकतम मान्य सीमा 200 मिलीग्राम प्रति लीटर बताई गई है, जबकि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की अधिकतम मान्य सीमा 300 मिलीग्राम प्रति लीटर बताई गई है। वहीं सल्फेट की अधिकतम मान्य सीमा 400 मिलीग्राम प्रति लीटर बताई गई है। यहाँ एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अगर सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होती है तो कंक्रीट में दरारें पड़ने लगती हैं और कंक्रीट का वह मेंबर कांच की तरह फूटने लगता है, जिसके कुछ उदाहरण स्क्रीन पर चल रही वीडियोज़ में देखा जा सकता है। स्ट्रक्चरल मेंबर्स में आई ये दरारें पानी की गुणवत्ता से किए गए समझौते की गवाही देते हैं। अब बात करते हैं क्लोराइड की, जिसकी अधिकतम मान्य सीमा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर बताई गई है। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर पानी में क्लोराइड की मात्रा इससे ज़्यादा होती है तो यह कंक्रीट और सरिये दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। इससे सरिये में ज़बरदस्त जंग लग जाती है और कंक्रीट को कमज़ोर कर देता है। स्क्रीन पर चल रही वीडियोज़ में देखकर यह समझा जा सकता है, अगर पानी खराब निकला तो पूरी इमारत को जर्जर करने में सक्षम है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी की जांच समय समय पर होती रहे। दूसरे नंबर पर है सरिये की कवर कंक्रीट। दोस्तों, स्क्रीन पर यह जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एक छत की है, जिसमें सरिये को कवर देने के लिए कंक्रीट के कवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं, जिससे कास्टिंग के बाद हुए सभी सरिये जो अभी दिखाई दे रहे हैं कंक्रीट से कवर हो जाएंगे। इस प्रकार सरिया सुरक्षित हो जाता है। अब यह दूसरी तस्वीर एक कॉलम की है,
जिसमें भी कॉलम के सभी सरिये कंक्रीट से ढके हुए हैं। कुल मिलाकर किसी भी स्ट्रक्चर में लगाए गए सरिये कंक्रीट से ढके हुए हों, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होने पर क्या होगा, आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कॉलम के एक हिस्से में न केवल सरिये एक्सपोज्ड हैं बल्कि हनीकॉम्बिंग भी है, जबकि इस तस्वीर में एक्सपोज्ड सरिये और उसमें जंग का प्रभाव देखा जा सकता है। इस तस्वीर में देखेंगे कि सरियों को गलत जगह पर टर्मिनेट किया गया है। दरअसल ऐसी स्थिति में जब सरिये टर्मिनेट होने हों, उन्हें फिनिश लेवल से कम 2 इंच नीचे ही समाप्त कर देते हैं ताकि वे कंक्रीट से ढक जाएं। और अब जो तस्वीर देख रहे हैं, इनमें भी कॉलम के किसी न किसी हिस्से पर एक्सपोज्ड सरिये देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सरिये कवर्ड नहीं होने और इन कुछ चित्रों की तरह खुले में रहने के कारण बाहरी वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन, नमी और पानी के लगातार संपर्क में रहने के कारण ये जंग की चपेट में आकर बहुत तेज़ रफ्तार से गलने लगते हैं, जिससे उनका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। और जब किसी बिल्डिंग का सरिया पूरी तरह से जंग की चपेट में आ चुका हो तो फिर उसकी मजबूती के क्या ही कहने, क्योंकि जिस उद्देश्य से बिल्डिंग में सरिये लगाए जाते हैं वो तब फेल हो जाता है जब सरियों में बहुत अधिक जंग लग जाता है। यहाँ यह बता दूं, अगर कंक्रीट की कंप्रेशन यानी कि दबाव सहने की क्षमता की बात करें तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन टेंशन यानी कि खिंचाव के मामले में यह बहुत कमज़ोर होती है। बस इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए कंक्रीट के साथ सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जब सरिये जंग की चपेट में आकर गलने लगते हैं तो बिल्डिंग का अस्तित्व भी कमज़ोर हो जाता है। अब बात करते हैं कि IS कोड 456/2000 में क्लॉज संख्या 26.4 यानी कि नॉमिनल कवर टू रीइंफोर्समेंट में क्या बताया गया है। दोस्तों, क्लॉज संख्या 26.4.1 के मुताबिक कभी भी कवर सरिये के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब हुआ अगर किसी सरिये का डायमीटर 20 मिलीमीटर है तो उसका कवर कम से कम 20 मिलीमीटर तो होना ही चाहिए। वहीं क्लॉज संख्या 26.4.2.1 के मुताबिक किसी भी दशा में कॉलम के सरिये का कवर 40 मिलीमीटर से कम नहीं होगा, क्योंकि फुटिंग के लिए क्लॉज संख्या 26.4.2.2 में मिनिमम कवर 50 मिलीमीटर बताया गया है। बाकी स्पेसिफिक फायर रेसिस्टेंट की अवधि यानी कि किसी भी कारण से अगर आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग को कितने घंटे फायर रेसिस्टेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, उस केस में नॉमिनल कवर क्या रहेगा, इसके बारे में IS कोड 456/2000 में टेबल 16A में बताया गया है, जैसा स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अगर 2 घंटे फायर रेसिस्टेंट की बात करें तो इस टेबल के मुताबिक कॉलम के लिए जो नॉमिनल कवर होना चाहिए वो 40 मिलीमीटर है, जबकि बीम और छत के लिए वह 30 और 25 मिलीमीटर है। कवर के बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर है हनीकॉम्बिंग, जिसे स्ट्रक्चरल खामियों का हाईवे कहा जा सकता है। आइए कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं आखिर क्यों इसे खामियों का हाईवे कहा जाता है। दरअसल इन तस्वीरों में ये जो खोखली जगह दिखाई दे रही हैं वे सही मायनों में उन तत्वों के लिए प्रवेश द्वार नहीं बल्कि स्वागत द्वार का भी रोल अदा करती हैं जो बिल्डिंग को कमज़ोर करते हैं। इससे न केवल वह मेंबर कमज़ोर हो जाता है बल्कि ओवरऑल स्ट्रेंथ भी कम होती है। स्ट्रक्चर में हनीकॉम्बिंग होने से उसकी स्ट्रेंथ लगभग 30% कम हो जाती है। ऐसी जगहों की रिपेयरिंग बहुत ही सावधानी से और हाई स्ट्रेंथ प्री मिक्स्ड सीमेंट मोटार से की जाती है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जरा सी लापरवाही होने पर छत में कितनी गहरी खोखली जगहें छूट सकती हैं, जो कल को लीकेज, सीपेज और सरियों में जग लगने का कारण बन सकती हैं। ऐसी जगहों की रिपेयरिंग या फिलिंग
हाई स्ट्रेंथ मटेरियल से और प्रेशर ग्राउटिंग के माध्यम से की जाती है। अब बात करते हैं शटरिंग पर। दोस्तों, शटरिंग लाइन और लेवल में हो यह तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा इसके सभी जॉइंट्स टेप से ढके गए हैं या नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, जिसका एक उदाहरण स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिसमें देखेंगे कि शटरिंग के सभी जॉइंट्स को टेप से बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं कि शटरिंग में वही जॉइंट्स अगर सही से न ढके गए हों तो क्या होगा। अब स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है और उसमें जो बहती हुई धाराएं दिख रही हैं वो कुछ और नहीं बल्कि सीमेंट स्लरी है, जिसका एकमात्र कारण है शटरिंग के जॉइंट्स का खुला होना। इसे कंक्रीट में ब्लीडिंग होना कहते हैं, जिसे रोकने का उपाय बस यही है कि शटरिंग में कहीं पर भी गैप ना रहे, ताकि कंक्रीट या फिर सीमेंट स्लरी को बहकर नीचे गिरने से रोका जा सके। इस कदर ब्लीडिंग हो जाने से कंक्रीट स्ट्रेंथ वाइज बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसलिए शटरिंग में जॉइंट्स और गैप को दूर करने के लिए टेप और फोम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, घर बनवाते समय इस वीडियो में बताई और दिखाई गई बातों का ध्यान जरूर रखें। यही मजबूत और सुंदर घर का राज है। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।